हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस। और ये कि हमारे बिजनेस स्टडीज़ का बिल्कुल लास्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर की भी बिल्कुल लास्ट टॉपिक ही है हमारा। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमारा लास्ट टॉपिक क्यों है हमारे इस सेशन का। आपको काफ़ी सरप्राइज़ है आपके लिए, आपको अच्छा लगेगा, देख के काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी आप पहले पढ़ ले इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। अब जैसे सभी को मैंने बता रखा है कि बिज़नेस क्या होता है। जब इंडिविजुअल बिजनेस जो होता है वो सारी अपनी नीड्स या अपनी रिक्वायरमेंट जो है खुद से पूरा नहीं कर सकता है, तो उसे एक्सचेंज करना पड़ता है, बाइंग सेलिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल कि ए के पास कुछ चीज़ ज़्यादा है तो वो उसे बेच देगा, बी के पास कुछ चीज़ कम है तो वो ए से खरीद लेगा। तो वैसे ही हर कंट्री के पास में कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हर कंट्री को प्रॉपरली अनइक्वली मिले हैं, मतलब कि इक्वली उनको नहीं मिले होते हैं। तो उन्हें अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है, उन्हें दूसरे कंट्री से वो बिजनेस कर सकते हैं। जब दो कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं किसी बाइंग और ट्रेडिंग बिजनेस में, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। अब इंटरनेशनल बिजनेस मेनली क्यों होता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। किसी भी कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है कि उस कंट्री में हर तरह के नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हों। तो इस वजह से इंटरनेशनल बिजनेस शुरू हुआ था कि जो कंट्री जिस चीज़ में निपुण है, मतलब कि जिसमें उसके पास स्पेशलाइजेशन है, वो सिर्फ उसी चीज़ को ही प्रोड्यूस करेगी और उस चीज़ को आगे प्रोड्यूस करके बेच देगी और उस चीज़ को खरीद लेगी जहाँ पे उस चीज़ की स्पेशलाइजेशन नहीं है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, आता है नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। पहला पॉइंट है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज। इसमें कम से कम दो कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि इंटरनेशनल है तो मतलब कि नेशनल बाउंड्री से बाहर जाके हम बिजनेस कर रहे हैं। और जैसे इंडिया जापान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश, कम से कम दो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और दो कंट्रीज़ का मतलब है कि एक होती है होम कंट्री, एक होती है होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री वो होती है जो बाय कर रही है, एक तरह से इंपोर्ट कर रही है, और होम कंट्री वो होती है जो एक्सपोर्ट कर रही है, जहाँ पे एक हमारा बिजनेस है। तो दो कंट्रीज़ की इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है, तभी इसमें इंटरनेशनल बिजनेस का एलिमेंट जो है ऐड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनी बेसिस। अब जैसे कि आपको मैंने बताया ही है कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पे हर तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज पाए जा सकते हो, अवेलेबल होते हों। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हमारे हाथ में नहीं है ये चीज़ कि हम पॉसिबल कर भी सकें। पूरे ही वर्ल्ड में हर कंट्री में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। कोई भी कंट्री में हर तरह के नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिल सकते हैं, तो उन्हें इम्पोर्टेंटली और नेसेसरीली दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि इंडिया में लेबर सस्ती है तो इंडिया में वो चीज़ प्रोड्यूस करी जा सकती है। अमेरिका में टेक्नोलॉजी सस्ती है तो वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल गुड्स ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। तो उसी वे में जैसे इंडिया के पास जैसे पहाड़ भी हैं, नदियाँ भी हैं, समुद्र के किनारे भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, अलग अलग मिट्टी भी है, वो सेम चीज़ जो है और किसी कंट्री में इतने नहीं मिल पाएगी आपको। क्लाइमेट भी काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, मतलब पहाड़ भी हैं, गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा रेगिस्तान में या साउथ इंडिया में, हर तरह का यहाँ पे क्लाइमेट भी है यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे बेसिस होते हैं उसमें कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसकी वजह से भी एक कंट्री को दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ता है अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज डिफरेंस। जैसे आप सभी को पता ही होगा कि अगर पूरे वर्ल्ड में 216 कंट्रीज़ हैं, 208 कंट्रीज जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन सभी कंट्रीज़ की अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज है। जैसे इंडिया की हिंदी है, इंडिया में तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे पंजाबी, वो लैंग्वेजेस नहीं है, वो बोली में काउंट होता है। लैंग्वेजेस भी आप उसको बोल सकते हो, लेकिन नेशनल लैंग्वेज हमारी हिंदी ही है। हर कंट्री की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। जैसे चाइना की चाइनीज़ है, जैपनीज़, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, मलेशियन लैंग्वेज है, या जो है जर्मन है, फ्रेंच है, पोर्तुगीज़ लैंग्वेज है। हर कंट्री की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। तो जो इंटरनेशनल बिजनेस करने वाला जो बिजनेसमैन होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उस अलग अलग लैंग्वेजेस को समझना, उसकी नॉलेज उसको होनी ज़रूरी होती है। कि क्योंकि अगर मुझे, जैसे मैंने वो बताया भी हुआ है और सभी को पता भी होगा, अगर मुझे हिंदी बोलनी आती है तो मैं अच्छे से इंडिया में बिज़नेस तो कर सकता हूँ। इंग्लिश क्यों स्पेसिफिकली इतना मोटिवेट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है इंग्लिश सीखने के लिए? क्योंकि अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है, अपना जो लेवल है वो इंक्रीज़ करना है, तो आपको वर्ल्ड से कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सभी को हिंदी नहीं आती है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो इसी वजह से इतना थोड़ा फोकस रखा रहता है कि इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर। तो जिसको नॉलेज होती है इंटरनेशनल लैंग्वेजेस की, तो वो काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपेरेटिवली मोर रिस्की। जैसे मैं हूँ इंडिया का हूँ, मैं इंडिया में भी रोहतक या हरियाणा का हूँ,
तो मुझे अपने रीजन के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में काफ़ी बचपन से वहाँ पे पला बड़ा हूँ, तो मुझे थोड़ा पता है कि भाई यहाँ पे किसी चीज़ की डिमांड कब क्रिएट होती है। लेकिन मुझे इस टाइम पे श्रीलंका के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर मैं एज अ बिजनेसमैन श्रीलंका में जाकर बिजनेस करना चाहूँगा तो वो मेरे थोड़ा रिस्की ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं एक अपने घर से दूर जाके बिजनेस कर रहा हूँ, जहाँ का मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा नॉलेज वहाँ की नहीं है। तो जो भी अगर मेरा जो सामान है, कई बार ऐसा होता है ना भी शिप वे से हमारा सामान दूसरी जगह तक जा रहा है, तो उसमें ग्लेशियर्स भी हो सकते हैं, उसमें वेव्स भी हो सकती हैं, क्लाइमेट चेंज भी होता है, तो उसके बीच में हमारा सामान ख़राब भी हो सकता है। समुद्र के बीच में रास्ते से हमारा सामान कभी कभी ख़राब भी हो सकता है, तो थोड़ा रिस्क उसमें बढ़ जाता है। अगर हम अपने कंट्री में बिजनेस करें तो रिस्क थोड़ा कम होता है। इंटरनेशनल बिजनेस के केस में थोड़ा रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, डिमांड भी होगी कि नहीं होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट भी इसी के ऊपर ही है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इंटरनेशनल बिजनेस के केस में गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस रहता है काफ़ी ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि अगर प्रॉपर हमें अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, अगर हमें कोई भी चीज़ नहीं स्टार्ट करनी है किसी फॉरेन कंट्री में, तो उसके लिए हमें एक अप्रूवल लेना पड़ता है वहाँ की गवर्नमेंट से। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमें पहले उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा कि भाई हम इतना सामान एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इतना सामान इंपोर्ट करना चाहते हैं इस कंट्री से, तो गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना हम नहीं कर सकते हैं। जैसे आप सभी को पता ही होगा कि इंडिया चाइना के बीच में बैन लग चुका है कि इंडिया चाइना से फिलहाल इंपोर्ट नहीं कर रहा है और ना ही एक्सपोर्ट कर रहा है। तो फिलहाल गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। फिर हमारा है लास्ट पॉइंट है पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। जैसे कि इंडिया है तो वो इंडियन करेंसी में ही पेमेंट लेगी, अब जापान है तो जापानीज़ करेंसी में ही अपनी जो पेमेंट होगी वो लेगी। जापान जो है इंडियन रुपीज़ में हमारी पेमेंट रिसीव नहीं करेगा, तो उसके लिए हमारे पास जो है जो हम पेमेंट करेंगे फ़ॉरेन करेंसी में ही होनी चाहिए। जो भी फ़ॉरेन करेंसी यूएस डॉलर्स है, यूरोज़ है, या जो येन है, या कोई और करेंसी है, वो जो अपनी कंट्री की होगी वो ही उसमें रिसीव करना चाहेगी, आपकी कंट्री की रिसीव नहीं करना चाहेगी वो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बेनिफिट्स क्या है इंटरनेशनल बिजनेस का। दो तरह के बेनिफिट्स इसके होते हैं। पहला बेनिफिट है नेशन को, दूसरा बेनिफिट है फर्म्स को। पहला बेनिफिट जो नेशन को होता है वो क्या पॉइंट है कि अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल कि कोई इंडिया है चाइना से या जापान से या कोई अमेरिका से बिजनेस कर रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है, तो उस कंट्री में वो एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया जो है एक्सपोर्ट करेगा तो इंडिया को पेमेंट मिलेगी। पेमेंट कैसे मिलेगी? फॉरेन करेंसी में मिलेगी। नॉर्मली दो ही करेंसी ऐसी हैं जिसमें अगर आपके पास उस कंट्री की करेंसी नहीं भी है तो इस करेंसी में आप पेमेंट कर सकते हो, वो है यूएस डॉलर्स और एक है यूरोज़। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आ जाती है। उस नेशन का बेनिफिट क्या होता है कि उसको फॉरेन एक्सचेंज, उसके पास अर्निंग हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज वो कमा पा रही है, जिससे कि वो बाद में जब इंपोर्ट करेगी तो उससे पेमेंट कर पाएगी। तो नेशन का बेनिफिट इसमें क्या होता है कि वो एक तरह से इंटरनेशनल ट्रेड से फॉरेन एक्सचेंज जो काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ होती है वो कमा रही है, वो अपने पास रिजर्व में रख पा रही है। फिर नेक्स्ट वन आता है मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब जैसे कोई इंडिया में कोई रिसोर्सेज हैं, अगर हम उसका लोकल ही बिजनेस कर रहे हैं, कोई नेशनल बिजनेस ही हम उसका चला रहे हैं, पूरी अपनी नेशनल बाउंड्रीज के अंदर ही हमारा बिजनेस चल रहा है, तो उसे हम बोलते हैं लोकल ट्रेड, उसको बोलते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास जो डिमांड है वो तो कम है, लेकिन हमारे पास सप्लाई है वो ज़्यादा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जितनी हमारे पास सप्लाई ज़्यादा है उसको हम दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो पाएगा, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पाएगा और हमें उससे मैक्सिमम प्रॉफिट हम उससे कमा पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 5 मशीनरी हैं लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट है 4 मशीन की, मेरे पास एक मशीन ज़्यादा है। अब मैं क्या करूँ, अब बेचूंगा तो मैं उसको हो नहीं, या बंद तो उसको मैं रखूँगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, उससे प्रोडक्शन करके बाहर किसी और कंट्री में से सामान बेच दूंगा, जिससे मुझे प्रॉफिट भी हो जाएगा और उस रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन भी हो पाएगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी हो पाएगा। फिर अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल्स। अब इंटरनेशनल बिजनेस होने की वजह से हमारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट थोड़े बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि हम बाहर की कंट्री में जाके बिजनेस कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी ग्रोथ और ज़्यादा हो पाती है। अगर मान लो कि मैं एक रोहतक की छोटी सी गली में बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा एक ग्रोथ उतनी ही रहेगी। अगर मैं गली से निकल के पूरे शहर में बिजनेस करता हूँ तो मेरी ग्रोथ होएगी उससे। अगर मैं फिर पूरे हरियाणा में बिजनेस करता हूँ मेरी ग्रोथ थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी, मेरा बिजनेस ग्रो होने लगेगा। अगर मैं इंटरनेशनली बिजनेस करूंगा तो मेरी ग्रोथ का जो प्रोस्पेक्ट होंगे वो और बढ़ जाएंगे और जो मेरी एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल्स होंगे वो मैं और ज़्यादा जॉब दूंगा लोगों को। अगर मेरा बिजनेस जो इंटरनेशनल हो जाएगा तो मेरा ऑफिस फिर हर कंट्री में भी हो सकता है, तो उससे क्या होगा कि मेरी ग्रोथ भी बढ़ होगी और मेरे जो एम्प्लॉयमेंट मैं दे रहा हूँ उसकी भी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी और पोटेंशियल बढ़ जाएंगे। फिर हमारा आता है लास्ट पॉइंट आता है बेनिफिट्स टू द नेशंस में
जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो लोगों का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले पहले क्या होता था कि वे लोग क्या करते थे, सिंपली कुर्ता पजामा पहन लिया या जो भी नॉर्मली कपड़े होते थे वो पहन लेते थे। अब जो जीन्स है, जीन्स आप सभी पहनते हो, आप सभी को पता ही होगा कि जीन्स जो है फॉरेन ब्रांड है, मतलब ये लेविस है, कोई भी जो भी आप ब्रांड यूज़ करते हो, तो वो जो ब्रांड्स हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया, क्योंकि जीन्स जो है वो इंडिया की क्रिएशन नहीं है, वो फॉरेन क्रिएशन है। तो उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का वो इम्प्रूव हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। तो जो जीन्स है या जो भी कोई और स्मार्टफोन्स आप यूज़ कर रहे हो, स्मार्ट टीवीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो इंटरनेशनल बिजनेस होने की वजह से, जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी नहीं है तो वहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस होने की वजह से पॉसिबल हो पाई, और उससे वहाँ के लोकल लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो पाया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है कि जो उनका जीने का जो तरीका है वो थोड़ा इम्प्रूव हो पाया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू द फर्म्स, कि फर्म्स को क्या बेनिफिट हुआ। कि पहला पॉइंट है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हायर प्रॉफिट। अगर हम अपनी रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं और अपनी प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा दूसरी कंट्री में भी सेल कर रहे हैं, तो उससे हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भी जो चीज़ की हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं एक कंट्री में उसकी डिमांड कम हो सकती है, लेकिन दूसरी कंट्री में डिमांड बढ़ भी सकती है उसकी, तो उससे हम हायर प्रॉफिट उससे अर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल से हम इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, हमारी इंडियन ही कंपनी है, लेकिन इंडिया में फ़िलहाल उसकी चीज़ की डिमांड थोड़ी कम हो गई है, तो वो जो स्टॉक हमारे पास बना रखा हुआ है उसको हम वेस्ट नहीं होने देंगे, दूसरी किसी कंट्री में हम बेच देंगे उसे, तो उससे हम प्रॉफिट ज़्यादा हम कमा सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस पॉसिबल होने की वजह से। और फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया भी था कि हमारे पास 5 मशीनरी हैं और हम 4 ही मशीनरी उसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो डिमांड है कम है। इंटरनेशनल बिजनेस होने की वजह से, ग्लोबली हमारी डिमांड बढ़ जाने की वजह से हमारी जो कैपेसिटी है उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। हमारे पास अगर 5 मशीन थी और यूटिलाइजेशन अगर हम 4 का कर पा रहे थे पहले, तो हम 5 का हम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। जो हमारी जितनी कैपेसिटी है, जो भी हमारी लिमिट है, उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइजेशन उसका हो पाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रोस्पेक्ट्स फॉर द ग्रोथ। जैसे मैंने आपको नेशंस में भी बताया था कि नेशंस का भी ग्रोथ होती है उसमें, और नेशन को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड होती है उसमें। तो इसी तरीके से फर्म्स को भी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती हैं। अगर कोई एक छोटी सी गली में बिजनेस कर रहा है तो उसका बिजनेस का लेवल उतना ही रहेगा। अगर पूरे वर्ल्ड में वो बिजनेस कर रहा है तो उसकी ग्रोथ तो हो ही जाएगी। ये तो एक ऑब्वियस सा पॉइंट है, क्लियर करने की ज़रूरत है इसमें है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है वे आउट ऑफ इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट। फॉर एग्जांपल कि डोमेस्टिक मार्केट का मतलब जो लोकल ट्रेड हो रहा है उसमें कोई बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट कंपटीशन चल रहा है, तो उस केस में उनकी सेल्स नहीं हो पा रही है, तो वो एक ऐसी कंट्री में भी अपना बिजनेस कर सकते हैं जहाँ पे कंपटीशन इतना इंटेंस नहीं है, जहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे वो अपना प्रॉफिट ईजिली कमा सकते हैं। तो वो एक अच्छा तरीका होता है कंपटीशन से बचने का। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन, कि अगर हम अपनी गुडविल बढ़ाना चाहते हैं, गुडविल कमाना चाहते हैं इंटरनेशनली, तो भी इंटरनेशनल बिजनेस एक अकेला तरीका होता है जब जो इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं हम। अगर फॉर एग्जांपल कि हमारा बिजनेस इंडिया में चल रहा है और हम अपने विज़न को, अपने बिजनेस को पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल हो सकता है सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से ही। फिर अब हमारा आता है बिल्कुल हमारे इस सेशन का लास्ट टॉपिक हमारा आ रहा है, बिल्कुल आधा पेज का ही है, 6 पॉइंट ही है इसमें। इसके बाद एक सरप्राइज भी है आपके लिए। ये है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, की स्कोप क्या है। इंटरनेशनल बिजनेस का जो मतलब है सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तक नहीं सीमित रहा है, बल्कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे टूरिज़्म भी है, ये सर्विसेज वगैरह भी हम दे रहे हैं, तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तक लिमिटेड नहीं रहा है। स्कोप जो है इसका काफ़ी वाइड है। हम टूरिज़्म में भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी हैं, लेक्चरार्स भी हैं, होटल्स भी हैं, जो ग्लोबली इंप्रूव हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का इसमें मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का। इसमें एक चीज़ मैंने आपको एक और बताई थी, फर्स्ट चैप्टर में बताई थी, एंट्री पोर्ट आपको बताई थी। इंपोर्ट का मतलब है किसी कंट्री से सामान खरीदना, एक्सपोर्ट का मतलब किसी और कंट्री को बेचना, और एंट्री पोर्ट होता है एक कंट्री से खरीद के दूसरी कंट्री को बेच देना। तो ठीक है, इसमें काफ़ी ट्रेमेंडस राइज देखने को मिला इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में। जो यूनिट्स हैं जो इस पर्पज़ के लिए बनाई गई हैं, जो बाइंग और सेलिंग करती हैं, जैसे इंडिया में कुछ एक्सपोर्ट हाउसेज भी बनाए गए हैं, 4 ट्रेडिंग हाउसेज बनाए गए हैं, तो वो जो है इसमें जो ट्रेडिंग करते हैं, तो इसमें काफ़ी ग्रोथ देखी गई है, काफ़ी राइज देखी गई है। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें काफ़ी बढ़ोतरी या इंक्रीज देखा गया है, तो इसका जो स्कोप है वो इंक्रीज होता दिखता है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सर्विसेज का। सर्विसेज हमारे कौन कौन से दे सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, टूरिज्म है, मेडिकल इक्विपमेंट या जो मेडिकल सर्विसेज हम दे सकते हैं, बैंकिंग सर्विस, वेयर हाउसिंग सर्विस, काउंसलिंग सर्विस, टीचिंग सर्विस। आज के टाइम में बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हो चुकी हैं जो इंटरनेशनली दी जा रही हैं, क्योंकि आज के टाइम में आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के टाइम पे सभी जूम पे पढ़े हैं, सारे यूट्यूब पे पढ़ते हैं। ये वैसे अभी इतना थोड़ा पॉपुलर ज़्यादा हुआ है, लेकिन पॉपुलर ये पहले भी था। आज के टाइम पे भी ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कॉल होती हैं, तो वो सर्विसेज जो है इंटरनेशनली भी दी जा रही है। तो इंटरनेशनल बिजनेस होने की वजह से ये सर्विसेज का भी रोल काफ़ी बढ़ गया है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करती हैं और मार्केटिंग भी खुद करती हैं, ट्रेडिंग भी मतलब खुद ही करती हैं। तो ये वो कैटेगरीज होती हैं जो एमएनसीज, मैंने आपको बताया था कि मल्टीनेशनल कंपनीज, जो अभी आपका टॉपिक चल भी रहा है, वही टॉपिक चल रहा है, आज आपका वही टॉपिक होगा। तो एमएनसीज वो कंपनीज होती हैं जो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और खुद ही अपनी बिजनेस की खुद ही मार्केटिंग भी करती हैं। तो इस केस में वो अलग अलग कंट्रीज़ में अपनी ही कंपनी की एडवर्टाइजमेंट या जो प्रमोशन होती है वो कर सकते हैं। तो इसमें भी काफ़ी राइज देखा गया है, तो ये भी इसमें भी स्कोप इसका बढ़ता हुआ देखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोर्सिंग एंड मार्केटिंग का। मार्केटिंग का बेसिकली मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट की सेल्स को इंप्रूव, मोटिवेट या प्रमोट करने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं मार्केटिंग। ये वैसे +2 क्लास का सब्जेक्ट टॉपिक है, थोड़ा उसमें क्लियर हो जाएगा आपका, लेकिन मार्केटिंग का मैं आपको ब्रीफ में मतलब बता ही दिया है, जैसे कि अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए जो भी कोई मैन्युफैक्चरर या कोई भी ट्रेडर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है उसे हम मार्केटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्सिंग एंड मार्केटिंग का। करंटली काफ़ी सारी एमएनसीज ऐसी हैं जो इस टाइप का बिजनेस कर रही हैं। सोर्सिंग का मतलब आपको क्योंकि ये आपके सिलेबस से कट ऑफ हो चुका था, ये 5th या 6th चैप्टर में था आपका, बीपीओ और केपीओ में था, ये आपका सिलेबस कट ऑफ हो गया था। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। एक नेशन की जो कोई कंपनी है वो अपनी एक एस्टेब्लिश कर लेती है, एक किसी कंट्री में अपनी यूनिट जो बना लेती है, फिर वहाँ से प्रोडक्शन करती है और बाकी सभी कंट्रीज़ में अपना सामान बेचती है। तो मेन जो पर्पस रहता है इसके बीच में वो रहता है कि जो उस कंट्री के जहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का चीप वे में यूज़ कर सकती है वो, जहाँ पे वो सस्ता पड़ रहा है उसे वहाँ पे वो प्रोडक्शन करेगी और वहाँ से प्रोडक्शन करके बाकी सारे पूरे वर्ल्ड में या बाकी कंट्रीज आसपास की कंट्रीज़ में वहाँ से सामान अपना सप्लाई करेगी, एक्सपोर्ट करेगी। तो उससे क्या होता है कि सोर्सिंग बेटर हो सकता है उसका, जहाँ पे जो चीज़ सस्ती है वहाँ से उसको यूटिलाइज़ करके वहाँ से उसकी प्रोडक्शन करके पूरे वर्ल्ड में उसे स्प्रेडिंग हो रही है। तो ये हमारा सोर्सिंग एंड मार्केटिंग का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्लोबल सोर्सिंग फॉर प्रोडक्शन का। दोज कंपनीज विच इम्पोर्ट नेसेसरली मटेरियल फ्रॉम द अदर नेशन न्यू फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आर इंक्लूडेड अंडर दिस। जो कोई बिजनेस एंटरप्राइजेज है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, किसी और कंट्री से अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रही है और उसे फिनिश गुड्स में बदल के बाहर सप्लाई कर रही है। दस टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स इन देयर ओन कंट्री नेसेसरी मटेरियल इज इम्पोर्टेड फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। जो रॉ मटेरियल होता है वो अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट किया जा रहा है और अपनी कंट्री में उसे प्रोड्यूस किया जा रहा है। उसका पर्पस क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम से कम किया जा सके। फॉर एग्जांपल कि इंडिया में टेक्नोलॉजी सस्ती नहीं है, तो टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका से अगर इंडिया लेता है तो उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। फिर अब हमारा आता है लास्ट पॉइंट, बिल्कुल लास्ट पॉइंट हमारा आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती है बहुत ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी कंट्री के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉरेन करेंसी का जो होता है, ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है इसका मतलब होता है जब दूसरी कंट्री या दूसरी कंट्री जो लोग हैं वो किसी और कंट्री में अपनी पैसा जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो वो भी काफ़ी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का ही एक तरह से मोटिव रहता है उनका अपना भी और दूसरे जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें भी। अब फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो दो तरीके से हो सकती है। पहला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में दूसरे नेशन की उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एमएनसीज या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स डायरेक्टली दूसरी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली मतलब क्या हुआ, जैसे एमएनसीज हैं वो अपनी यूनिट है वो दूसरी कंट्रीज में एस्टेब्लिश कर रही हैं, तो वहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, तो जो अपना पैसा है वो प्रोडक्शन यूनिट में अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर किसी और ही कंपनी में, किसी और कंट्री किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है अपना पैसा, तो उसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई इंडियन कंपनी है उसमें कोई फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इसी के साथ में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि आपके लिए सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ ये है
10.2 जो है आपका इम्पोर्ट ट्रेड और इसके जो वेरियस डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इसका प्रोसीजर है, देख सकते हैं आपका साइज़ क्या है इसका। फिर आता है आपका एक्सपोर्ट ट्रेड जो कि प्रोसीजर है, फिर इसके डॉक्यूमेंट्स आते हैं हमारे, ये भी थोड़ा बड़ा ही है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो इम्पोर्टेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा आएगा WTO का। WTO इसका मीनिंग एंड इसके ऑब्जेक्टिव। ये जो भी मैंने आपको लास्ट में दिखाया है, ये आपका सारा के सारा सिलेबस से कट ऑफ हो चुका है, तो ये आपको करना ही नहीं है। आपको क्या करना है इस चैप्टर में, सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेज का आपको पढ़ना है, जो कि मैंने आपको आज बताया। इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग, फीचर्स या नेचर, बेनिफिट्स और स्कोप। टोटल 21 पॉइंट्स का ही चैप्टर है और एक ही वीडियो में आपका ये कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ में आपकी ये लास्ट वीडियो के साथ में आपका बिजनेस स्टडीज़ का ये सेशन का सिलेबस कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर द फाइनल टाइम।